Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear is clear. Clear. So audio video is clear. So in the last class we were discussing about stress strain. So properties of material start करी थी हमने. In properties of material we were talking about stress strain. We have completed stress, type of stress. We have completed strain, type of strain. Normal strain and shear strain. ये दोनों चीजें कंप्लीट कर ली थी हमने. These 2 points we have completed. Last point क्या था? What was the last point? Shear strain. So last हमने डिस्कशन करी थी shear strain की. So last of the point of discussion was shear strain. यानी stress strain कर्व करना है. तीनों प्लेन्स के लॉन्ग बता दिया था shear strain. ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसके बाद. गामा एक्स वाई गामा वाई जेड मतलब शेयर स्ट्रेन कंप्लीट करा दिया था. इट मींस द शेयर स्ट्रेन वाज कंप्लीटेड. चलो कंटिन्यू करते हैं इसके आगे. विल कंटिन्यू विद दैट ओनली. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. गेट एंड ईएसी ऑफलाइन सेंटर फॉर योर प्रिपरेशन इज लाइव इन दिल्ली नाउ. क्लासेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्च ओनली. क्लासेस मार्च से स्टार्ट हो रही है. फॉर एग्जिस्टिंग आइकॉनिक एंड प्लस रनर्स 50% ऑफ इज अवेलेबल. 50% ऑफ अवेलेबल है उनके लिए. देन those of you who have given the gate examination, for them rank predictor is live now. You can scan this code in order to check your rank. तो ये तो हमारे अनाउंसमेंट हो गया. तो स्ट्रेस ट्रेन कंप्लीट हो गया हमारा. स्ट्रेस ट्रेन इज कंप्लीटेड. एक बार पिक्चर शेयर कर देना. कल कहाँ तक क्या था स्ट्रेस ट्रेन के अंदर. शेयर द पिक्चर. कल जहाँ पे स्ट्रेस ट्रेन खत्म किया था उसकी पिक्चर शेयर कर दो एक बार. उसके आगे कंटिन्यू करें फिर. विल कंटिन्यू आफ्टर दैट ओनली. ओके. तो दोनों परपेंडिकुलर लाइन को डिस्प्लेस भी करा दिया था. Displacement was being given to both the perpendicular lines. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको फिर हम. So we'll continue with that only. तो सीधे कंटिन्यू करते हैं. देख लिया. So we have continue from that only. तो स्ट्रेस स्ट्रेन की डायरेक्शन बता दी थी, मैग्नीट्यूड बता दिया था. जहाँ पे कल आपने खत्म किया उसके आगे कंटिन्यू करो. उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं फिर खत्म करते हैं इस टॉपिक को. विल फिनिश ऑफ दिस टॉपिक देन विल एंटर इनटू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. तो आज की क्लास में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कर लेंगे सारे. तो कल शेयर स्ट्रेन चल रहा था हमें, तो उसी में कंटिन्यू करो. So next point says on an element shear strain is defined. On an element shear strain is defined as positive. On an element shear strain is defined as positive if it causes
if it causes the right angle of the first quadrant, राइट एंगल ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y. So between positive and positive y axis. So if it causes the right angle of the first quadrant to decrease, तो हमारे shear strain की वैल्यू पॉजिटिव लोगे आप अगर ये राइट एंगल डिक्रीज हो जाए. डिफाइन कैसे करी थी हमने शेयर स्ट्रेन? चेंज इन एंगल बिटवीन द टू लाइंस जिसके इनिशियली एंगल कितना हो बीच में 90 डिग्री का हो. सो इफ इट कॉजेज द राइट एंगल ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट टू डिक्रीज, और नेगेटिव कब लेंगे? एंड shear strain is negative. Shear strain is negative if it causes the right angle in the first quadrant to increase. First quadrant to increase. तो शेयर स्ट्रेन को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, उसकी रेफरेंस बताइए यहाँ पे. दैट रेफरेंस इज गिवन टू यू. समझने के लिए एग्जांपल ले लो. दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट को ब्रैकेट में डिफाइन भी करके दिया हुआ है. पॉजिटिव x और पॉजिटिव y के बीच का जो एंगल है उसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दूंगा. दैट विल बी टर्म्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज अवर एलिमेंट. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना है तो डुप्लीकेट कर दिया. तो पहले केस में क्या बोला है? इन द फर्स्ट केस आई एम सेइंग इट टू बी पॉजिटिव. इसका मतलब जो 90 डिग्री का एंगल है वो क्या हो जाए? जो 90 डिग्री का एंगल है वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए. सो 90 डिग्री का एंगल डिक्रीज हो जाए. सो 90 डिग्री का एंगल डिक्रीज हो जाए. डॉटेड लाइन उठाओ. कल भी ऐसे बना के दिखाया था. कल वाला डायग्राम तो है नहीं मेरे पास अवेलेबल. आई डोंट हैव दैट डायग्राम अवेलेबल. तो दूसरा ही बना देते हैं. नाउ द वैल्यू ऑफ द shear strain will be termed as what? तो इनिशियली दोनों लाइन के बीच का एंगल था 90 डिग्री. अब दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. अच्छा, इस एंगल को नाम क्या दिया था? दिस एंगल वाज टर्म्ड एज व्हाट? ये था हमारा θ1, ये था हमारा θ2, और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया था अल्फा का. तो 90 डिग्री से अल्फा हो गया. तो अल्फा की वैल्यू 90 से ज्यादा है या कम है? अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है? तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो लाइंस है उनके बीच का एंगल कम हो गया. तो आप शेयर स्ट्रेन को क्या बोलोगे? आप शेयर स्ट्रेन को पॉजिटिव बोलोगे. सो यू विल से शेयर स्ट्रेन इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे हमारी शेयर स्ट्रेन क्या आई थी? Here shear strain was equal to what? Shear strain was θ1 plus θ2, और आप बोल सकते हो शेयर स्ट्रेन कितनी थी? 90 माइनस अल्फा. एक ही बात थी, यहीं से डिराइव किया था. ये है क्या? ये पॉजिटिव है. दिस इज पॉजिटिव. तो उसका साइन कन्वेंशन आ गया. क्लियर है? इन द सेकंड केस इट इज टर्म्ड एज नेगेटिव. दूसरे केस में इसको हमने नेगेटिव बोला. अब नेगेटिव कब होगा? व्हेन इट विल बी रेफर्ड एज नेगेटिव. नेगेटिव तब बोला जाएगा जब ये इनिशियल एंगल जो 90 डिग्री का है वो क्या कर जाए? इंक्रीज कर जाए. अब इंक्रीज कर जाए मेरे को उसको कहाँ लेके जाना पड़ जाएगा? इंक्रीज कर जाए मेरे को इसको लेके जाना पड़ जाएगा. जो डायग्राम अवेलेबल है इसको तो पहले खिसकाया ताकि विजिबिलिटी बेटर बने आपकी.
अब इसको लेके जाना पड़ जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर। दूसरा क्वाड्रेंट हमारे पास जो अवेलेबल है वो है चौथा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे ले जाते हैं इसको, विल टेक इट इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट चारों जॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, डॉटेड लाइन उठाई, सॉरी कलर चेंज करना, ताकि आपको दिखे डेलिबरेटली इस तरीके से डायग्राम बनाया है, सो दैट यू आर एबल टू विजुअलाइज कि हाँ एंगल क्या कर गया, बढ़ गया है, दैट एंगल इज इंक्रीज्ड। अगर दोनों लाइनों को छेड़ देता तो कमेंट नहीं कर पाते एंगल बढ़ा है और कम हुआ है। सो नाउ यू कैन से, अब आप बोल सकते हो कि इनिशियली दोनों लाइनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था, अब 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, नाउ इट इज मोर। अब ये वैल्यू ज्यादा निकल के आ गई, सो नाउ इट इज मोर देन 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री से ज्यादा है। सो लेट अस सपोज ये एंगल हमारा कितना है, थीटा 1 है, सो दिस एंगल इज थीटा 1। तो यहाँ पे जो हमारी शेयर स्ट्रेन है वो किसके बराबर होगी, पहली बात तो ये बताओ यहाँ पे शेयर स्ट्रेन किसके बराबर है, शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, साइन कन्वेंशन में नेगेटिव तो है, ये बात समझ में आती है, पर मैग्नीट्यूड कितना है इसका, व्हाट अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो डायग्राम बना रखा है उसमें बताना है, 90 प्लस अल्फा, अल्फा तो बनाया नहीं है कहीं पे मैंने, कहां से 90 प्लस अल्फा बता दिया, 90 प्लस थीटा। घर जाके पढ़ भी लिया करो शेयर स्ट्रेन होता क्या, एक बार डिफाइन करके दे दो, कल खत्म करिए बात। Shear strain is defined as the change in angle that occurs between the two lines which are initially perpendicular to each other. कितना एंगल में चेंज आया दो लाइनों के बीच में जिनके बीच का इनिशियल एंगल 90 डिग्री है। तो कितना चेंज आया एंगल के बीच में, 90 प्लस थीटा 1 चेंज आ गया। शुरू में 90 डिग्री का है, इसके बाद 90 प्लस थीटा 1 है, तो चेंज कितना आया, थीटा 1 का आया। तो मेरी शेयर स्ट्रेन कितनी है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड इसका है थीटा 1 ओनली। और जब मैं साइन कन्वेंशन की बात करूंगा, क्योंकि एंगल बढ़ गया है, सिंस दिस एंगल इज इंक्रीज्ड, पिछले केस में कम हो रहा था, मैं ऐसे क्या बोलूंगा, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे बस साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। तो अब जाके हमारी शेयर स्ट्रेन खत्म होती है, नाउ द शेयर स्ट्रेन इज फिनिश्ड। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब जितनी भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है सारी एनालाइज करनी है हमें। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, चलो तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। Now the point is why to analyze the stress strain curve। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की डिस्कशन तो कर रहे हैं, अगर इसको डिटेल में जाके देखें कि भैया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की एनालिसिस क्यों की जाती है, व्हाई नॉट लोड डिफॉर्मेशन कर्व। भैया स्ट्रेस डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल लोडिंग, स्ट्रेन
तो रिप्रेजेंटेशन है किसकी, डिफॉर्मेशन की। कल डिफाइन भी ऐसे किया था कि जब भी आप बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करोगे, बॉडी विल अंडरगो द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेन। तो जब हमारे बेसिक पैरामीटर लोड और डिफॉर्मेशन है, हम लोड डिफॉर्मेशन कर्व की जगह कौन सी कर्व की स्टडी करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की स्टडी करते हैं। वैसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपका जो मेंबर है, अगर उसमें एरिया चेंज होने लग जाए, if the area of the member changes along the length, which will change, कभी कांस्टेंट होगी नहीं, होती है तो मतलब बहुत लिमिटेड केस है। तो अगर आपका सेक्शन चेंज हो रहा है मेंबर के अंदर, लोड डिफॉर्मेशन कर्व क्या कर जाएगी, लोड डिफॉर्मेशन क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी, इट विल वेरी। तो जैसे जैसे मटेरियल सेम रखूं मैं, मेंबर का एरिया चेंज करता जाऊं, लोड डिफॉर्मेशन कर्व विल चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर एरिया के करस्पॉन्डिंग लोड डिफॉर्मेशन कर्व को स्टडी करना पड़ जाएगा। इस बात को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को उठाया। अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को उठाता हूं, तो जो भी चेंज आ रहा है हमारे बॉडी की ज्योमेट्री के अंदर, यानी एरिया बदले, लेंथ बदले, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्ट्रेस है वो क्या है, लोड पर यूनिट एरिया। आपने पर यूनिट एरिया के लिए कैलकुलेशन करी, पहले आप क्या कर रहे थे, टोटल एरिया के लिए निकाल रहे थे, और जैसे ही टोटल एरिया बदला आपकी लोड डिफॉर्मेशन कर्व चेंज हुई। पहले आप क्या निकाल रहे थे, ओनली डिफॉर्मेशन निकाल रहे थे, जैसे ही मेंबर की लंबाई चेंज हुई डिफॉर्मेशन बदल जाएगी। अब आप डिफॉर्मेशन कैसे निकाल रहे हो, पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब मेंबर की लेंथ चेंज हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो मेरी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मेरी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मटेरियल के डायमेंशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर मैं लोड डिफॉर्मेशन कर्व की एनालिसिस करूं, भले ही मटेरियल वही है, पर जैसे ही मटेरियल की डायमेंशन चेंज हो गई, आपकी लोड डिफॉर्मेशन कर्व चेंज हो जाएगी। तो आपको अपना जो पॉइंट ऑफ स्टडी है उसके अंदर पर्टिकुलर एरिया और लेंथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको मदद कर पाएगी लोड डिफॉर्मेशन कर्व। अब इनफाइनाइट लोड डिफॉर्मेशन कर्व तो बनाने से रह गए, इसलिए इस बात को सिंप्लीफाई करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। तो स्टडी तो हमें लोड डिफॉर्मेशन कर्व ही करनी है, पर क्योंकि डायरेक्टली नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन, वी गो फॉर व्हाट, वी गो फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो पहले तो आपको ये रीजन दिया भैया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की एनालिसिस क्यों की जाती है, तो उसको मेंशन कर सकते हैं। वी कैन से if we consider if we consider prismatic bar, अब नया टर्म है प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट हो अलोंग द लेंथ। सो प्रिज्मेटिक बार, सो वी कैन से member having constant cross section area, throughout the length. So member having constant cross section area throughout the length. So if we consider prismatic bar of different length and cross section area, and plot the load deformation curve जो एक्चुअल में हमें चाहिए, plot the load deformation curve, it is observed to be what, it is observed to be different, for all the bars, सबके लिए आपको अलग मिलेगी। तो अगर आप एक प्रिज्मेटिक बार को कंसीडर करो, यानी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया और लंबाई क्या है, सेम है, पर अगर आप अलग अलग वैल्यू कंसीडर करोगे क्रॉस सेक्शन एरिया की और लेंथ की, आपको सबके लिए लोड डिफॉर्मेशन कर्व क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट पॉइंट सेज बट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व for all these bars
is observed to be is observed to be approximately same. जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इन सबके लिए क्या निकल के आती है? अप्रोक्सीमेटली सेम निकल के आती है. So hence it can be stated क्या बोल सकते हैं? Hence it can be stated that stress strain curve is the characteristics of what? Stress strain curve is characteristics of what? Material. ये characteristics है किसका? Material का, जो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? Which do not depend on dimension of the material. Which do not depend on dimension of the material. तो पहली जानकारी तो ये दी आपको कि वाई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब कहाँ से आया दिमाग में कि भैया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की एनालिसिस करो. तो चाहिए तो हमें लोड डिफॉर्मेशन कर्व भी थी. अच्छा, लोड डिफॉर्मेशन कर्व भी क्यों चाहिए थी हमें? वाई वी नीडेड द लोड डिफॉर्मेशन कर्व? सेम रीजन, मेरे को पता होना चाहिए ऐसा कौन सा लोड है जिसमें हमारा मटेरियल क्या कर जाए, डिफॉर्म कर जाए. बट इंस्टेड ऑफ दैट वी गो फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. तो उसका पहले रीजन बता दिया. डन. चलो तो आ जाओ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे. तो पहली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. So first we'll be talking about stress strain curve for stress strain curve for mild steel. माइल्ड बोल दो, लो कार्बन बोल दो, या डक्टाइल स्टील बोल दो. अभी ये सारी प्रॉपर्टी करेंगे आगे. विल डिस्कस ऑल दीज प्रॉपर्टीज. और अभी के लिए जो स्टील है वो कैसा है? डक्टाइल है. व्हाट इज डक्टिलिटी, व्हाट इज ब्रिटलनेस, ऑल दीज पॉइंट्स विल डिस्कस. वो भी सब डिस्कस करते हैं. तो पहला जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, तो एक सवाल एक्सपेक्ट करना है इसके ऊपर से. एक्सपेक्ट वन प्रॉब्लम फ्रॉम दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील और डक्टाइल स्टील. तो एक ही चीज के अलग अलग नाम है. इसमें भी पहला केस उठाया, केस नंबर 1, माइल्ड स्टील इन टेंशन. इसके बाद कंप्रेशन की भी बात करेंगे हम. तो पहली बात तो डक्टाइल मटेरियल उठाया. डक्टाइल मटेरियल सब्जेक्टेड टू विच टाइप ऑफ लोडिंग? टेंसाइल लोडिंग. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व उठाएंगे माइल्ड स्टील की. जब माइल्ड स्टील के ऊपर कैसा लोड अप्लाई किया आपने? टेंसाइल लोड अप्लाई किया. अब नाउ आई एक्सपेक्ट कि आप इसकी रियल पिक्चर भी भेज दो ताकि आपको पता चल जाए. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, भैया टेस्ट कैसे करते हैं? हाउ डू वी परफॉर्म द टेस्ट? तो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं? टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सर एरिया बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी चेंज होगा तो कर्व भी चेंज होगा. कौन सी कर्व? अभी तो कोई कर्व बता ही नहीं है. किस कर्व की बात कर रहे हो? कौन सी कर्व का एरिया चेंज कर रहे हो? बताओ इसमें तो कौन सी कर्व के एरिया में चेंज बताऊं आपको? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. हाँ तो कहाँ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? बताओ ना कौन सी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जिसका एरिया चेंज करूं. सामने होगी तभी तो उसको चेंज करके बताऊंगा. अभी कौन सी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जिसका एरिया चेंज करूं?
बताओ भाई, अब इस चीज के अंदर एरिया चेंज करवा रहे हो, किसका कौन सी कर्व चेंज करा रहे हो? सो in order to analyze the stress strain curve, you have to perform the test over the specimen. पहले टेस्ट परफॉर्म करते हैं सैंपल के ऊपर। तो माइल्ड स्टील का सैंपल लिया आपने, यू टेकन दी माइल्ड स्टील सैंपल। जो टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज कर रखा है एएस टीम ने। एएस टीम मतलब अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स। और परफॉर्म करते हैं हम इसको यूटीएम के अंदर। तो इट इज परफॉर्म्ड इन यूटीएम। यूटीएम इज, यू कैन से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो सैंपल लिया, सैंपल के ऊपर जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज कर रखा है एएसटीएम ने, टेस्ट को परफॉर्म करते हैं यूटीएम के अंदर। अभी दिखा दूंगा इसकी रियल पिक्चर आपको, आई शो यू द रियल पिक्चर ऑल्सो। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन? बिकॉज एनी टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी टेस्टेड ऑन इट फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए। जो हमारा स्पेसिमेन होता है वो सॉलिड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होता है। स्पेसिमेन विच इज बीइंग टेकन इज सॉलिड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। लेंथ जो रखी जाती है स्पेसिमेन की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 इंच। और जो डायमीटर रखा जाता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंच। एंड इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअल टेंसाइल लोडिंग। इसके ऊपर आप ग्रेजुअल टेंसाइल लोडिंग को अप्लाई करते हो, लोड अप्लाई करते हो। नोट क्या करते हैं? नोट करते हैं उसकी डिफॉर्मेशन या एलोंगेशन। सो विल अप्लाई द लोड ओवर द स्पेसिमेन। कौन सी लोडिंग? टेंसाइल लोडिंग। पर्टिकुलर टेंसाइल लोड के अगेंस्ट कितना डिफॉर्मेशन आया, वो डायरेक्टली गेज लगा हुआ है यूटीएम में, उसकी रीडिंग आपको मिलती रहती है। तो टेस्ट में क्या रिकॉर्ड हो रहा है? टेस्ट में रिकॉर्ड हो रहा है हमारा लोड और उसके करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन। करस्पॉन्डिंग टू दैट डिफॉर्मेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। स्पेसिमेन कैसा दिखता है, हाउ द स्पेसिमेन इज ऑब्जर्व्ड, वो सेपरेटली बना के दे देता हूँ। सो दिस इज द स्पेसिमेन। मैंने डायग्राम को मैग्नीफाई करके दिखा रखा है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। डायग्राम स्केल पे नहीं होगी कभी भी, इट विल नेवर बी ऑन स्केल। सो दिस इज द स्पेसिमेन व्हिच इज बीइंग सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोडिंग इन यूटीएम। तो ये हमारा टेंसाइल लोड है। साइज बताइए मेंबर की आपको। साइज ऑफ द मेंबर इज बीइंग डिस्कस्ड। साइज ऑफ द मेंबर, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द मेंबर। ये लेंथ है हमारे मेंबर की। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज गेज लेंथ। गेजिंग का मतलब होता है टेस्टिंग। तो ये हमारी गेज लेंथ है विच इज टेकन टू बी 2 इंच। इसको 2 इंच लिया जाता है। दोनों तरफ जो आपको इनलार्ज पोर्शन दिख रहे हैं, ये यूटीएम में इसको होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं ग्रिपिंग लेंथ। तो ये जो दो एक्सटेंशन दिखा रखे हैं आपको, ये हमारी ग्रिपिंग लेंथ है। सो दिस इज ग्रिपिंग लेंथ। डायमीटर मार्क करके देना है। डायमीटर इज टेकन टू बी 0.5 इंच। ये इसकी ओरिजिनल डायमीटर है। सो एवरीथिंग इज मार्क्ड इन द डायग्राम इटसेल्फ। सारी चीजें मार्क कर रखी है डायग्राम के अंदर। रियल पिक्चर देखनी है यूटीएम की, यू कैन चेक द रियल पिक्चर ऑफ यूटीएम। जो स्पेसिमेन है उसको अलग से भी दिखा देना। जब स्पेसिमेन इंस्टॉल हो रखा है यूटीएम के अंदर तो आपको ग्रिपिंग लेंथ दिखेगी नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू सी द ग्रिपिंग लेंथ। ये मैक्सिमम जूम कर रखा है, दिस इज अवर यूटीएम। ये हमारा स्पेसिमेन है।
दिस इज द स्पेसिमेन। और ये जो येलो कलर से दिखाई है ये इसकी ग्रिपिंग लेंथ है। दिस इज द ग्रिप लेंथ, बाकी इसके अंदर भी गई हुई है ग्रिपिंग लेंथ। तो इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू लोडिंग, गेज लगी हुई है जो डिफॉर्मेशन निकाल के देती है, विच गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डिफॉर्मेशन। तो पहले पार्ट तो टेस्ट की परफॉर्मेंस बताइए। द फर्स्ट पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट इज गिवन टू यू, दैट हाउ द टेस्ट इज परफॉर्म्ड। अब स्पेसिमेन अलग से निकाल के दे देना, रियल स्पेसिमेन। तो करते क्या है इसके अंदर? सो वी कैन से पहला पॉइंट, टेंसाइल टेस्ट। Tensile test of mild steel is standardized by ASTM. Standardized by ASTM. ASTM हो सकता है नई चीज हो। It is American Society for Testing Materials. So tensile test of the mild steel is standardized for ASTM and is performed in UTM, Universal Testing Machine। पीछे उसकी रियल पिक्चर दिखा दी थी। In Universal Testing Machine, in which a solid cylindrical specimen कौन सा स्पेसिमेन होगा? माइल्ड स्टील का। In which a solid cylindrical mild steel specimen of gauge length 2 inch and diameter 0.5 inch is subjected to gradually applied load, is subjected to gradually applied load। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या नोट करोगे? डिफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज deformation of the specimen is measured with the help of extensometer, with the help of the extensometer, which is further used to calculate what? Which is further used to calculate the strain. Which is further used to calculate the strain for a particular load. For a particular load of specimen. तो ये टेस्ट की परफॉर्मेंस है। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सारा बेस बना दिया है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आई कहां से है। तो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वी परफॉर्म दिस टेस्ट, लोड अप्लाई करते हैं, एरिया पता है हमें, डिफॉर्मेशन नोट करते हैं एक्सटेंसोमीटर से, ओरिजिनल लेंथ पता है हमें, तो एक पर्टिकुलर लोडिंग के करस्पॉन्डिंग आपको स्ट्रेस स्ट्रेन मिल जाएगा। सारी कैलकुलेशन के लिए गेज लेंथ यूज की जाती है। फॉर द इंटायर कैलकुलेशन गेज लेंथ इज बीइंग यूज्ड। गेज लेंथ आपके स्पेसिमेन के ऊपर मार्क्ड होती है, इट विल ऑलवेज बी मार्क्ड ऑन द स्पेसिमेन। अभी कोई स्पेसिमेन आया नहीं है रियल पिक्चर का, दिखा देता नहीं तो मैं उसके ऊपर मार्क करके रखते हैं दैट दिस इज द गेज लेंथ।
नोट करके मेंशन करा दिया जब तक नोट कर रहे हो आप. So we can say gauge length. Gauge length is the length of specimen. Gauge length is the length of the specimen which is used for computation of strain. तो स्ट्रेन के कंप्यूटेशन के लिए यूज करते हैं. या तो 2 इंच लेके चलोगे या आपके स्पेसिमेन के ऊपर मार्क दोगे. दैट इज आइदर taken to be 2 inch or is marked over the specimen or is marked over the specimen. और इज मार्क्ड ओवर दी स्पेसिमेन. तो या तो स्पेसिमेन के ऊपर मार्क्ड होगी या 2 इंच लेके चल दोगे. स्पेसिमेन अगर मिल जाता है रियल पिक्चर भेज दो उसे. इफ यू गेट दी स्पेसिमेन सेंड द रियल पिक्चर ऑफ दैट. दिस इज द स्पेसिमेन व्हिच इज बीइंग यूज्ड. अब मैंने डायग्राम 2D में बना के दिखा रखा है. 3D के अंदर जब देखोगे तो पता चलेगा सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन. सो दिस इज द गेज लेंथ और ये ग्रिपिंग लेंथ है. दिस इज द ग्रिपिंग लेंथ. नोट कर लिया सबने. चलो आ जाओ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर. टेस्ट की परफॉर्मेंस हो गई. अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नोट कर लेते हैं. उसके सारे पॉइंट्स बता दूंगा. लास्ट में सारी चीजें मेंशन कर लेंगे. एट लास्ट विल मेंशन ऑल दी डिस्कशन दैट विल बी डूइंग. पहला मेन पॉइंट तो अंडरस्टैंडिंग ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की. दैट व्हाई द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कम्स टू बी लाइक दिस ओनली. तो पीछे वाले टेस्ट का रिजल्ट जब प्लॉट करोगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्म में इट इज ऑब्जर्व टू बी लाइक दिस. तो वाई एक्सिस पे आपके स्ट्रेस है. कैसे निकल के आया. लोड अप्लाई किया डिवाइड कर दिया ओरिजिनल एरिया से. एरिया के लिए डायमीटर कितनी यूज कर रखी है. डायमीटर कितनी यूज कर रखी है हमने स्पेसिमेन की 0.5 इंच यूज कर रखी है. हमने जो लोड अप्लाई किया उस लोड के करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशियोमीटर से हमने डिफॉर्मेशन निकाली. एक्सप्रेस कर दिया ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में. ओरिजिनल लेंथ या तो मार्क्ड होगी आपके स्पेसिमेन के ऊपर या आप कितनी लेके चल दोगे 2 इंच. तो इसका मतलब पर्टिकुलर लोड के करस्पॉन्डिंग आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन मिलती जाएगी. हम लोड बढ़ाते जाएंगे. विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द लोड अप टू एन एक्सटेंट द सैंपल फेल्स. इन सारी वैल्यूज को आपने प्लॉट किया. जब सारी वैल्यूज को प्लॉट करते हो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से निकल के आती है. दिस इज हाउ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अपीयर्स.
यहाँ पे जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो मैग्नीफाई कर दूंगा मैं. आई विल मैग्नीफाई दैट. So initially each and every point will be talked about. इनिशियली हर एक पॉइंट की बात करेंगे हम. ऑल द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आर बीइंग मार्क्ड. सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स मार्क कर दिए. कर्व ध्यान ध्यान रखना माइल्ड स्टील की है. कर्व इज फॉर माइल्ड स्टील व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोडिंग. Value of the strain. All the significant points are being marked on the curve itself. जितने भी सिग्निफिकेंट चीजें सारी मार्क कर दी हैं कर्व के ऊपर ही. और रेफर ऑल दी पॉइंट्स. अब जितने भी पॉइंट हो सकते थे सारे मार्क्ड हैं इसके ऊपर. ईच एंड एवरी पॉइंट इज बीइंग मार्क्ड. पहले क्लियर कर दिया डायग्राम स्केल पे नहीं है. डायग्राम इज नॉट ऑन दी स्केल क्योंकि चीजों को लिखना भी होता है इसलिए कुछ
रीजन्स को मैग्नीफाई भी किया हुआ है, कुछ रीजन्स को छोटा भी किया हुआ है। सो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नेचर ऑफ द कर्व। कर्व का नेचर ऐसे ही निकल के आएगा। अब ये मत बोलना सर ये दूरी अगर 0.12% है तो इस लॉजिक से तो 25 से 30% इस पेज के बाहर निकल जाना चाहिए था। तो हाँ, निकल जाना चाहिए था अगर डायग्राम स्केल पे होती, तो इसलिए शुरू में बोला स्केल पे नहीं है डायग्राम, दिस डायग्राम इज नॉट ऑन द स्केल। चलो स्टार्ट करते हैं एक करके, विल रेफर ईच एंड एवरी पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा रीजन ओए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज रीजन ओए। अगर रीजन ओए की बात करोगे, हियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, इस बात का मतलब क्या हुआ? इफ द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसका मतलब यह है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसका मतलब वेरिएशन लीनियर निकल के आएगी। तो वेरिएशन इज लीनियर फ्रॉम ओ टू ए, द वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज लीनियर। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो जो कांस्टेंट है, उसको हम टेक्निकली बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो इस कर्व की क्या बन रही है? स्लोप बन रही है। तो स्लोप ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? हमारा स्ट्रेस, बेस क्या है? हमारी स्ट्रेन। और क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस कर्व की स्लोप क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। और क्या कहलाएगी? कहलाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हमारा ओए रीजन है, दिस इज ओए रीजन। अब मैंने डायग्राम में आपको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। चेक करो, डी पॉइंट पे स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? 0.12%। तो ए पॉइंट पे स्ट्रेन की वैल्यू 0.12 से ज्यादा होगी या छोटी होगी? अगर डी पॉइंट पे ही स्ट्रेन की वैल्यू 0.12% है, तो ए पॉइंट पे स्ट्रेन की वैल्यू 0.12% से क्या होगी? और कम होगी। कहने का मतलब है ओए रीजन के अंदर स्ट्रेन क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। इन ओए रीजन द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन इज वेरी लेस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करोगे, टेंसाइल लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, इन दिस रीजन द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन इंक्रीजेस। तो हमारा जो स्पेसिमेन है उसकी वॉल्यूम क्या करती है? इंक्रीज करती जाती है। सो वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन विल इंक्रीज। व्हाट अबाउट द लेंथ? व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन? पीछे स्पेसिमेन बना के दिखाया था। व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन? इट इंक्रीजेस। व्हाट अबाउट द डायमीटर? इट डिक्रीजेस। पर ओवरऑल क्या निकल के आता है? वॉल्यूम में इंक्रीमेंट ही निकल के आता है। क्लियर है? नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल, ये जो ओए लाइन है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन ही निकल के आती है। इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट इन सम मटेरियल। तो कुछ केसेस को छोड़ के ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बाकी मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए क्या निकल के आती है? स्ट्रेट लाइन निकल के आती है। जैसे एग्जांपल कंक्रीट, उसके लिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं निकल के आएगी, इट विल नॉट कम आउट टू बी स्ट्रेट लाइन। जैसे एग्जांपल हमारा आयरन या कास्ट आयरन, उसके लिए वैल्यू क्या नहीं निकल के आएगी? स्ट्रेट लाइन नहीं निकल के आएगी। क्लियर है? उन केसेस के लिए कर्व्ड निकल के आती है, इट कम्स आउट टू बी कर्व्ड। पर कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी लाने के लिए हम क्या मान लेंगे उसे? हम उसे स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। वी अज्यूम दैट टू बी स्ट्रेट लाइन ओनली। यहाँ पे जो पॉइंट ए है, यहाँ पे जो पॉइंट ये है, यहां तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, अप टू पॉइंट ए। तो पॉइंट ए को हमने नाम दे दिया प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। पॉइंट ए मे बी टर्म्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्यों बोला इसको प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट? क्योंकि ये वो पॉइंट है या ये वो लिमिट है जहां पे स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। बियॉन्ड दिस इट विल नॉट बी प्रोपोर्शनल। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इससे नीचे तो है ही, इससे ऊपर जाओगे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा। तो ए मेरी कौन सी लिमिट हो गई? ए विल बी टर्म्ड एज व्हाट? प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टी है ओए की। ध्यान रखना, बहुत छोटी वैल्यू होती है स्ट्रेन की। यहाँ पे अगर रियल पिक्चर बनाता दिखता भी नहीं आपको ये। अगर मैं रियल पिक्चर में दिखाता आपको, ये दिखता भी नहीं, इतनी छोटी स्ट्रेन की वैल्यू है। तो मैंने मैग्नीफाई कर रखा है, आई हैव मैग्नीफाइड दिस। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। अब हमारा अगला रीजन है एडी रीजन। तो ए से लेके डी के बीच में आ गए हम। तो ए से लेके डी के बीच में आए। अब ए से लेके डी के बीच में आए, सो ए के लेके डी के बीच में आए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे जो स्ट्रेन की वैल्यू है, देखो वो कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग कंपैरेटिवली मोर रैपिड। तो स्ट्रेस में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है जितना ज्यादा इंक्रीमेंट किसके अंदर है? स्ट्रेन के अंदर है। तो हियर स्ट्रेन इंक्रीजेस कंपैरेटिवली मोर देन द स्ट्रेस। कहने का मतलब ये है कि छोटा सा लोड लगाओगे, डिफॉर्मेशन क्या मिलेगी आपको? छोटा सा लोड लगाया, डिफॉर्मेशन कंपैरेटिवली क्या मिली आपको? ज्यादा मिली। तो ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर जो पॉइंट बी है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर जो पॉइंट बी है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। फिर से नाम से समझ में आता है, नाम से समझ में आता है। इस बात का मतलब क्या है?
ये वो मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, स्ट्रेस की, जिसपे मटेरियल किसकी तरह बिहेव करेगा, इलास्टिक मटेरियल की तरफ बिहेव करेगा। ऊपर मार्क भी कर रखा है, इलास्टिक रीजन कहां तक है, तरफ बी तक है। तो बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, यहीं तक ही मटेरियल किसकी तरह बिहेव करता है, इलास्टिक मटेरियल की तरफ बिहेव करता है। अब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप बोल सकते हो इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच इट इज केपेबल ऑफ रीगेनिंग इट्स रिफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि बी पॉइंट तक अगर मैंने स्पेसिमेन के ऊपर से लोड हटा दिया, वो क्या कर जाएगा, अप टू पॉइंट बी अगर मैं स्पेसिमेन के ऊपर से लोड हटा दूं, वो अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री को रीगेन कर लेगा, इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल ज्योमेट्री। पर अगर आपने स्ट्रेस की वैल्यू बी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उससे ज्यादा कर दी, नाउ द मटेरियल विल नॉट बी एबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल ज्योमेट्री। तो हम बोल देते हैं बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है हमारा, हम बोल देंगे बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है हमारा, इलास्टिक पॉइंट है। क्लियर है। ए और बी के बीच में स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ध्यान रखना। ए था हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट, तो पूछता है सवाल प्रोपोर्शनल लिमिट ऊपर होती है या इलास्टिक लिमिट ऊपर होती है, तो इलास्टिक लिमिट ऊपर होती है किसके, प्रोपोर्शनल लिमिट के। क्लियर है, रिपीट करना है इस पर कुछ भी। तो ए और बी के बीच में स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको अज्यूम कर लूंगा क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो अजम्पशन एक अलग बात है, बट जब सवाल पूछेगा आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। इनफैक्ट कई बार तो इंटरव्यू में पूछ लेगा इसके बारे में। क्लियर चीज। तो ए और बी पॉइंट प्रैक्टिकली बहुत ही पास होते हैं। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, पहुंचे पॉइंट सी पे। सी पॉइंट को, अब सी पॉइंट को हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और डी पॉइंट को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। इस यील्डिंग के बारे में बात कल भी करी थी। यील्डिंग का मतलब क्या है, टू अंडरगो डिफॉर्मेशन। यील्डिंग का मतलब क्या है, टू अंडरगो डिफॉर्मेशन। फेलियर बोल सकते हो, यहाँ पर फेलियर का मतलब क्या है, एलोंगेशन, रैपिड एलोंगेशन मिल जाएगी आपको। तो सी मेरा अपर यील्ड पॉइंट और डी मेरा क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट। क्लियर चीज। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सी वो वैल्यू है स्ट्रेस की, सी वो वैल्यू है स्ट्रेस की जिसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, आफ्टर विच द यील्डिंग विल स्टार्ट। पर डी वो वैल्यू है स्ट्रेस की जिसके बाद यील्डिंग क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चेक कर सकते हो, after which the yielding remains constant. To maintain the yielding, the value of the stress which is required will correspond to what? Lower yield point. तो एक upper yield point है और एक हमारा क्या है, lower yield point है। क्लियर है चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो अपर यील्ड पॉइंट है ये कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। जो अपर यील्ड पॉइंट है सेम मटेरियल के लिए, भले ही आपने साइज सेम रखी हुई है मेंबर के लिए, जब आप सेम मटेरियल के ऊपर सेम टेस्ट परफॉर्म करोगे दोबारा, तो हो सकता है सी की जो लोकेशन है वो क्या कर जाए, डिस्प्लेस कर जाए। तो सी कभी कांस्टेंट नहीं होता किसी भी मटेरियल के लिए, पर डी क्या निकल के आता है, कांस्टेंट निकल के आता है। सो डी कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, सी इज नॉट ऑब्जर्व टू बी कांस्टेंट, डी कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम हियर व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो अगर मुझे किसी भी मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, वो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जिसके बाद यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं किसको पकड़ूंगा, मैं डी को पकड़ूंगा, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आपकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो करस्पॉन्ड करती है किसको, लोअर यील्ड पॉइंट को। और नाम से समझ में आ रहा है, जो ऊपर है वो अपर यील्ड पॉइंट है, जो नीचे है वो लोअर यील्ड पॉइंट है। तो जब भी आपको बोला जाता है यील्ड स्ट्रेंथ मटेरियल की, वो किसके करस्पॉन्डिंग होती है, वो डी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होती है। क्यों सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लिया उसका रीजन भी बता दिया। क्लियर है। अब ये डिफरेंस क्यों आता है अपर और लोअर यील्ड पॉइंट के बीच में, व्हाई इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड सो। The difference between upper and lower yield point is being observed because of the slipping of the carbon atom. जब आप लोड अप्लाई कर रहे होते हो, टेंसाइल लोडिंग, उसको एक्सटेंड कर रहे हो आप, तो सी और डी पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस निकल के आया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, यानी सी पॉइंट पे आके हमारे जो कार्बन एटम है एक दूसरे के ऊपर स्लिप करना चालू कर देते हैं स्टील के अंदर, जिसकी वजह से सी और डी पॉइंट के बीच में क्या मिलती है, हमें डिफरेंस मिलती है। So the molecular structure of the steel, the slipping of the carbon atom is observed between C and D. Hence, difference is also being observed. Clear है? Next point of reference, जो मेरा D point है, वो B point के बहुत ही पास होता है। जो मेरा D point है, वो B point के बहुत ही पास होता है। और B point किसके पास है? A point के पास है। मैंने डायग्राम में आपको अलग अलग करके बता रखे हैं, पर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप A, B और D तीनों को क्या ले सकते हो? For practical purpose, you can consider A, B and D to be same. तो वो assumption है होगी हमारी, that will be assumption, but practically ऐसा नहीं होगा, practically difference है सब में।
क्लियर है? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ए से लेके डी के बीच में भी हमारे मटेरियल का वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है। फ्रॉम ए टू डी ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन इंक्रीजेस। जैसे हमारा ओ से लेके ए के बीच में इंक्रीज कर रहा था, ए से लेके डी के बीच में भी इंक्रीज कर रहा होता है। ये हमारा दूसरा रीजन आ गया, दिस इज अवर सेकंड रीजन। तो पहला रीजन था ओ ए, दूसरा रीजन था हमारा ए डी। क्लियर है पूरी कहानी? नोटेड। अगले रीजन में आ जाओ। द नेक्स्ट ऑफ द रीजन इज डीई। डिफाइन कर रखा है ऊपर यील्ड प्लेटू। अब डीई क्या है रीजन? डी को हमने डिफाइन कैसे किया था? दैट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यील्डिंग, जो यील्डिंग को मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो एक बार आप कहां पहुंच गए? यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच गए, यानी डी पॉइंट पे पहुंच गए। इसके बाद चेक करो, स्ट्रेस में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, पर स्ट्रेन क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इसका मतलब एट दिस पॉइंट लार्ज डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलती है, 0.12% से कहां पे आ गया? 1.2% के बीच में। तो स्ट्रेस नहीं बढ़ा, पर साथ में क्या हुआ? स्ट्रेन की वैल्यू ड्रास्टिकली बढ़ गई। अब क्यों होता है ये डिफॉर्मेशन? व्हाई दिस डिफॉर्मेशन इज देयर? This deformation is observed because of the slippage of the material along the oblique surface. Oblique surface कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री के आसपास होता है। तो ये डिफॉर्मेशन किसकी वजह से आ रही है? जैसे ही हम पहुंच गए हमारे यील्ड पॉइंट के पास, हमारी डिफॉर्मेशन होने लग जाती है ओब्लिक सरफेस पे। टेक्निकली उसकी वैल्यू 45 डिग्री के आसपास होती है। क्यों 45 डिग्री के आसपास? इसको मैथमेटिकली अभी सॉल्व करेंगे, वहां तक पहुंचे ही नहीं है, पर अभी क्योंकि डिस्कशन कर रहे थे वैल्यू बता दी कि भैया 45 डिग्री के ओब्लिक सरफेस के अलॉन्ग डिफॉर्मेशन चल रही है यहाँ पे। अब ये जो डिफॉर्मेशन है प्राइमरीली किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस। अब ये मत बोला शेयर स्ट्रेस क्या होता है, कल बता दिया पहले ही। व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज शेयर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से पहले हमने स्ट्रेसेस कर ली है। तो ये जो डिफॉर्मेशन निकल के आ रही है प्राइमरीली किसकी वजह से आ रही है? शेयरिंग स्ट्रेस से निकल के आ रही है। ये जो डिफॉर्मेशन होती है परमानेंट होती है। दिस डिफॉर्मेशन इज परमानेंट। कहने का मतलब है डीई रीजन के अंदर अगर आपने लोड को हटाया, ये क्या नहीं करेगा? अपनी डिफॉर्मेशन को रीगेन नहीं करेगा। It will not be regaining its deformation. So this is permanent. Second point of reference, यहाँ पर कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं निकल गया था। तो O से लेके A तक, A से लेके D तक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, पर D से लेके E तक देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। इसका मतलब लेंथ और डायमीटर में चेंज इस तरीके से निकल के आता है कि वॉल्यूम क्या रहती है? सेम रहती है। वॉल्यूम कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पर डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है विदाउट एनी इंक्रीमेंट ऑफ द स्ट्रेस, इसका नाम क्या रखा हमने? यील्ड प्लेटू। So this region is technically termed as yield plateau. और आगे बढ़े, अगला रीजन आ गया हमारा EF रीजन। जरा चेक करो, इसके बाद स्ट्रेस की वैल्यू दोबारा क्या करने लग गई? इसके बाद स्ट्रेस की वैल्यू दोबारा क्या करने लग गई? बढ़ने लग गई। व्हाट अबाउट द स्ट्रेन? व्हाट अबाउट द स्ट्रेन? ये भी इंक्रीज कर रहा है, और स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। मैग्नीट्यूड देखो 1.2% से 10% आ गया। तो स्ट्रेन भी इंक्रीज कर रहा है, पर साथ में क्या कर रहा है? स्ट्रेस भी इंक्रीज कर रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? आफ्टर अंडरगोइंग लार्ज स्ट्रेन, डी रीजन में स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। हमारा जो मटेरियल होता है उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो देयर इज अ चेंज इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल दैट रिजल्ट्स इन व्हाट? दैट रिजल्ट्स इन द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है दोबारा डेवलप हो जाती है। यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं थी तो स्ट्रेस डेवलप हो नहीं रहा था। स्ट्रेस था ही क्या हमारा? व्हाट वाज द स्ट्रेस? इंटरनल रेजिस्टेंस जो डेवलप हुई थी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, तो यहां पर नहीं मिल रही थी। क्योंकि लार्ज डिफॉर्मेशन आई, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज हुआ, बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुई दोबारा अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, हेंस द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस
अगेन इंक्रीजेस, इसलिए स्ट्रेस की वैल्यू क्या कर रही है, दोबारा इंक्रीज करती जा रही है। इसलिए इस रीजन का नाम क्या रखा, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। यानी मटेरियल के अंदर दोबारा क्या डेवलप होती जा रही है, मटेरियल के अंदर दोबारा रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन डेवलप होती जा रही है। क्लियर चीज, कहां तक चलती है चीज, ये चलती है पॉइंट एफ तक। और चेक करो पॉइंट एफ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है, जितने भी पॉइंट मार्क किए मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट मार्क्ड है। आठों पॉइंट में से सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पॉइंट एफ पे ही है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो हमारे मटेरियल के अंदर जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है वो है करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट एफ। देयर बाय इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो अगर आपको मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालनी है वो करस्पॉन्डिंग होगी किसके, पॉइंट एफ के। अगर आपको यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी, वो पॉइंट डी के करस्पॉन्डिंग होगी। और आखिरी जो रीजन मार्क कर रखा है वो हमारा एफ जी रीजन, एफ जी रीजन, एफ जी रीजन। अब क्या है भैया एफ जी रीजन के अंदर, जैसे ही पॉइंट एफ से आगे बढ़ोगे, जैसे ही पॉइंट एफ के आगे बढ़ोगे, जो डायमीटर है हमारे स्पेसिमेन का वो कम होने लग जाएगा। द डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन स्टार्ट्स रिड्यूसिंग एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। डायमीटर रिड्यूस हो रहा है, इस प्रोसेस को टेक्निकली बोलते हैं नेकिंग। अब फिर से मेरे को रियल पिक्चर दिखा देना जहां पे नेक बन रही होगी। अब हर चीज के पीछे जो लॉजिक है वो बता रखा है, नाम में मेंशन्ड होता है। तो यहाँ पर डायमीटर घटने लग जाता है तो प्रोसेस का नाम क्या रखा, नेकिंग रखा। क्यों, आपको ऐसा लगेगा भैया गर्दन हो गई, जैसे मुंह है, मुंह के नीचे गर्दन है, डायमीटर क्या है उसका, कंपैरेटिवली छोटा है, फिर नीचे बॉडी है, फिर से डायमीटर बढ़ गया। सेम कहानी आपको मटेरियल के अंदर मिलेगी। ये जो स्पेसिमेन है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे इसकी डायमीटर कम होने लग जाएगी, यानी नेक की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ जब तक रियल पिक्चर आप भेजो। सो दिस इज टर्म्ड एज नेकिंग। तो डायमीटर रिड्यूस होने लग जाएगा किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, एट अ पर्टिकुलर सेक्शन डायमीटर स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। तो जो सॉलिड पोर्शन है वो गायब हो गया, जो रेड कलर का शेड करके दिखा रखा है। तो अगर डायमीटर रिड्यूस हो रहा है इस बात का मतलब क्या है, एरिया भी रिड्यूस हो रही है। इट मींस द एरिया इज रिड्यूसिंग। रियल पिक्चर भेजो यार, लाइन डायग्राम तो मैंने बना के दिखा दिया। लाइन डायग्राम तो आई हैव आल्सो शोन, यू हैव टू सेंड द रियल पिक्चर। सो दिस इज नेकिंग। तो ये हमारी नेकिंग रीजन है। तो एफ पॉइंट के बाद हमारे मटेरियल का डायमीटर क्या हो जाता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी ऑफ द स्पेसिमेन, बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी ऑफ द स्पेसिमेन। अब एक बार नेकिंग हो गई तो जो लोड की रिक्वायरमेंट है सेम स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, डायमीटर कम हुआ, डायमीटर इज रिड्यूस्ड, तो स्ट्रेस की वैल्यू होगी लोड बाय एरिया, एरिया की वैल्यू कम हो गई तो सेम डिफॉर्मेशन करने के लिए आपको जो स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट विल रिड्यूस, व्हाई इट विल रिड्यूस, भैया इंक्रीज क्यों हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ गया ना मेरा, लोड बाय एरिया होता है, एरिया की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो एरिया की वैल्यू कम हो गई है, इसका मतलब अगर मैं बात रखूं किसकी, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, अगर मैं बात करूं स्ट्रेस की तो स्ट्रेस बढ़ गया, स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड। पर अब मैं बात कर रहा हूं कि मेरे को सेम डिफॉर्मेशन चाहिए, डिफॉर्मेशन चेंज नहीं करनी, जितनी डिफॉर्मेशन पहले हो रही थी उतनी डिफॉर्मेशन चाहिए। तो स्ट्रेस है हमारा लोड बाय एरिया, पहले एरिया उतना ही था, मुझे स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए सिग्मा करस्पॉन्डिंग टू दिस स्ट्रेस। जब मेरा एरिया कम हो गया तब भी मुझे इतना ही स्ट्रेन चाहिए, पर इस बार जो स्ट्रेस की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, बिकॉज एरिया इज रिड्यूस्ड। तो कहने का मतलब है इस नेकिंग की वजह से जो हमारे स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती है टू कैरी आउट द सेम डिफॉर्मेशन दैट रिड्यूसेस, वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए स्ट्रेस की वैल्यू आपको इस रीजन के अंदर कम होते हुए दिख रही है। कहाँ गया हमारा कर्व, ये रहा कर्व। तो स्ट्रेस की वैल्यू यानी वाई ऑर्डिनेट क्या हो रहा है, y ordinate is reduced. So value of the load required to produce the same deformation reduces. अब कहां तक होता है ये, G पॉइंट तक। G पॉइंट पे आके हमारा मटेरियल फेल हो जाता है। एट पॉइंट G मटेरियल फेल्स, यानी उसकी रप्चरिंग हो जाती है। तो इसका मतलब G पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, G पॉइंट इज टर्म्ड एज रप्चर पॉइंट। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी इसको क्या बोल देंगे, रप्चर स्ट्रेंथ बोल देंगे। तो यील्ड स्ट्रेंथ D पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ F पॉइंट, रप्चर स्ट्रेंथ G पॉइंट। जो रप्चर होता है वो किसके अलोंग होता है,
रप्चर टेक्स प्लेस अलोंग अ प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जो 45 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। अब इसको भी शो करके दिखाऊंगा, बनाऊंगा भी मैं जब लिखूंगा थ्योरी। अभी आपसे पिक्चर भी मंगा दूंगा। क्योंकि ये 45 डिग्री की वजह से या 45 डिग्री के एंगल पे फेलियर होता है, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं कप कोन फेलियर। तो जो सरफेस है, अगर मैं इसको और एक्सटेंड करके दिखाऊं, नेकिंग बनाते जाओ, नेकिंग करते जाओ, नेकिंग करते जाओ, ये नेकिंग की फॉर्मेशन है और ये हमारा दूसरा पोर्शन है, दिस इज द सेकंड पोर्शन। तो ये मेरा दूसरा पोर्शन, तो एक पॉइंट पे आके दिस इज हाउ द फेलियर टेक्स प्लेस। सो दिस फेलियर इज टर्म्ड एज कप कोन फेलियर। क्यों? इस रीजन को हम बोल देते हैं कप, इस रीजन को हम बोल देते हैं कोन। और जो फेलियर का एंगल है वो कितना है, जो फेलियर प्लेन है एंगल कितना बना रही है ओरिजिनल के साथ, ओरिजिनल के साथ ये एंगल बना रही है 45 डिग्री का। सो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंगल मैंने नीचे दिखा रखा है, ऊपर खिचड़ी बन जाती है। नेकिंग की वजह से स्ट्रेस की वैल्यू कम क्यों हुई? बिकॉज लोड रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द सेम डिफॉर्मेशन रिड्यूसेस। जो लोड की रिक्वायरमेंट है सेम डिफॉर्मेशन कराने के लिए, वो कम हो जाती है। तो स्ट्रेस की वैल्यू है हमारी लोड बाय एरिया। आपका एरिया क्या कम हो गया? नेकिंग की वजह से एरिया कम हुआ। तो जो लोड की रिक्वायरमेंट है उतने ही स्ट्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए, विच इज रिलेटेड टू दी स्ट्रेस, लोड की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड इज रिड्यूस्ड। फिर से लाइन डायग्राम भेजा है, लाइन डायग्राम नहीं चाहिए, रियल पिक्चर चाहिए नेकिंग रीजन दिखाने के लिए। ये है रियल पिक्चर। लाइन डायग्राम तो आई कैन ऑल्सो शो ऑल्सो, चेक करो। ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट है, तो ये नेकिंग रीजन दिखा रखी है। सो यू कैन सी दैट द डायमीटर इज रिड्यूस्ड। अभी तो उसने फेलियर नहीं कराया स्पेसिमेन का, पहले ही बाहर निकाल दिया। अगर इसके ऊपर लोड लगाते जाते, फेलियर जो मैंने आपको पीछे बना के दिखाया है वैसा मिलता। तो कप कोन फेलियर इज ऑब्जर्व्ड। अब क्यों कप कोन फेलियर मिलता है उसका रीजन देख लेंगे आगे। उस टेक्निकलिटीज के अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ और चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। जब वो कैलकुलेशन पूरे हो जाएंगे दोबारा मैं आऊंगा इसके ऊपर कि देखो पीछे बता रखा था कि कब कौन फेलियर हुआ था, फेलियर एंगल 45 डिग्री था, वो 45 डिग्री के आसपास क्यों आया, उसका रीजन देखेंगे अभी हम। दैट विल सी। नोटेड। अब एक फेल्ड स्पेसिमेन दिखा देना। ये तो नेकिंग दिखाई है, एक फेल्ड स्पेसिमेन शो कर देना जिसमें आपको कप कोन दिख रहा हो, इन विच कप कोन इज विजिबल। नोट करो फटाफट, अब सारे पॉइंट मेंशन करें। So this is the cone and this is the cup region. You can see the surface. ये टेपर्ड सरफेस है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है ये। दिस एंगल इज टेपर्ड।
So this surface is tapered. यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ये surface tapered है. This surface is tapered. 45 डिग्री के एंगल पे टेपरिंग हो रही है इसकी. Why this angle is observed, that will calculate mathematically. वो भी calculate करेंगे आगे. डन. नोट कर लिया सबने. नोट कर लिया सबने. नोटेड. नोटेड. तो अब सारे पॉइंट्स को मेंशन करो. दिस इज आवर कर्व. ये सारे डायग्राम इसी के. चलो तो एक एक करके उठाते हैं सारे रीजन. पहला रीजन था हमारा ओए. सो रीजन ओए. So first was region OA. O से लेके A के बीच में stress proportional to strain है. So we'll say from point O to A. From point O to A, stress is proportional to strain. Stress हमारा proportional है strain के. If the stress is proportional to strain, proportionality sign हटाएंगे, क्या करेंगे? Replace कर देंगे एक constant से. So it is replaced by a constant. So replace कर दिया constant से. तो constant की वैल्यू क्या आ गई हमारी? Constant की वैल्यू आ गई हमारी stress by strain. So this constant is stress by strain. किसके बराबर है ये? Slope of the curve OA. तो ये slope of the curve OA है, which is also termed as modulus of elasticity. So it may also be termed as modulus of elasticity. So it may also be termed as modulus of elasticity. Strain की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? बहुत छोटी होती है. So we'll say here strain is very small. बहुत ही छोटा होता है, small. अब मैं small आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. टेक्निकली आपको लिख के दे देगा इनफाइनाइटेसिमल. अब इनफाइनाइटेसिमल का मतलब क्या होता है? कि वैल्यू बहुत छोटी है. द वैल्यू इज वेरी स्मॉल. तो ये टेक्निकल टर्म है, जहाँ पे हर बार लिखा हुआ मेंशन मिलेगा जहां पर भी पैरामीटर की वैल्यू बहुत छोटी होगी. तो स्ट्रेन की वैल्यू छोटी है, वॉल्यूम क्या करेगा? स्पेसिमेन का बढ़ेगा. सो वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन इंक्रीजेस. वॉल्यूम बढ़ता है स्पेसिमेन का. नेक्स्ट, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल, फॉर मोस्ट ऑफ मटेरियल कर्व कैसे निकल के आती है? कर्व इज स्ट्रेट लाइन. फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल कर्व इज स्ट्रेट लाइन. Curve is straight line from O to A. O to A. Except few materials. Except concrete
and grey cast iron, for which it comes out, to be curved, for which it comes out to be curved, for which it comes out to be curved. पर डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मान लेंगे इसे? स्ट्रेट मान लेंगे. We'll say, but for designing point of view, it is assumed to be straight. It is assumed to be straight. पॉइंट ए को क्या बोलते हैं यहाँ पे? Here point A is termed as proportional limit. That is maximum stress. That is maximum stress at which stress is proportional to strain. जहाँ पे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के. तो जितनी जानकारी हो सकती थी इस रीजन के बारे में सब कुछ बता दिया. अब कुछ भी उठा के पूछता रहेगा यहाँ से. Any of the point can be asked. तो ए पॉइंट हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट था. क्योंकि लेंथ में इंक्रीमेंट डायमीटर के डिक्रीज से कम आ रहा है. Increment in the length is more than the decrease in the diameter. Next slide. नोट करो फटाफट आगे चले. डन. ए लिखा था. नेक्स्ट है बी. रीजन एडी. So next of the region to be talked about is region AD. So region AD. A point के बाद क्या होगा? So beyond point A, stress is not directly proportional to strain. तो एक तो proportionality हट जाएगी. दूसरा strain के अंदर इंक्रीमेंट क्या निकलेगा? ज्यादा मिलेगा. So beyond point A, strain increases more rapidly as compared to stress. तो ये पॉइंट के बाद स्ट्रेन में इंक्रीज ज्यादा निकल के आता है. नेक्स्ट. Here point B is termed as इलास्टिक लिमिट. जैसे ऊपर प्रोपोर्शनल लिमिट थी, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट है ये. Here point B is termed as इलास्टिक लिमिट.
इलास्टिक लिमिट क्या मतलब है इसका? दैट इज द मैक्सिमम, that is the maximum stress, that is the maximum stress up to which, maximum stress up to which material behaves like, material behaves like elastic material, material behaves like elastic material. Next point of reference, इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अप टू पॉइंट बी, इफ स्पेसिमेन इज, लोड हटा दो उसके ऊपर, इफ स्पेसिमेन इज अनलोडेड, ये क्या कर जाएगा? इफ स्पेसिमेन इज अनलोडेड, it regain its original geometry, it regain its original geometry, it regain its original geometry. And unloading curve, unloading curve follows the path, follows the path B से A से O. तो ये हमारे इलास्टिक लिमिट की सिग्निफिकेंस आ गई. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलास्टिक लिमिट. नेक्स्ट, ए और बी के बीच में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है. सो इन बिटवीन पॉइंट A and B, stress is not proportional to, stress is not proportional to strain. ए और बी के बीच में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के. स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट फॉर डिजाइनिंग हम प्रोपोर्शनल मान लेंगे. बट फॉर डिजाइनिंग पॉइंट of view, so but for designing point of view, it is assumed to be proportional. डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम प्रोपोर्शनल मान लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, प्रैक्टिकली वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो ए और बी एक दूसरे के पास होते हैं. डायग्राम में मैग्नीफाई किया हुआ है इसलिए आपको दूर दूर दिख रहे हैं. तो ए और बी की कहानी, सी और डी, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट. नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट upper yield point C, upper yield point C corresponds to load, corresponds to load just before yielding, just before yielding of the specimen starts, just before the yielding of the specimen starts. So upper yield point C corresponds to the load just before the yielding of the specimen starts. और maintain करने के लिए lower yield point, so lower yield point, so lower yield point D, lower yield point D corresponds to the load, corresponds to the load required to maintain the, required to maintain the yielding. तो जहां पर स्टार्ट हो रही है अपर यील्ड पॉइंट, यील्डिंग को मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रेस है वो लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर है. सो लोअर यील्ड पॉइंट.
सी और डी के अंदर डिफरेंस, सो अपर यील्ड पॉइंट आ गया, लोअर यील्ड पॉइंट आ गया, इसके बीच का डिफरेंस किसकी वजह से आता है? सो वील से slipping of carbon atoms. So we'll say here difference between upper and lower yield point. Here difference between upper and lower yield point. Upper and lower yield point is observed due to slipping of carbon atoms in molecular structure. ठीक है, नेक्स्ट सी पॉइंट हमारा क्या है? फिक्स नहीं है, डी पॉइंट हमारा फिक्स है. सो वी कैन से हियर yield point C is ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट का मतलब मूव करता रहेगा, यानी फिक्स्ड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है. एंड पॉइंट डी इज फिक्स्ड. Hence it is used for what? इसलिए इसको यूज करते हैं किस लिए? yield strength निकालने के लिए. Hence it is used to determine the yield strength of the material. इसीलिए आप इसको यूज करोगे क्या निकालने के लिए? yield strength निकालने के लिए. So yield strength of the material. Material कौन सा है हमारा? स्टील. So yield strength of the steel. और पॉइंट क्या जानकारी दी थी? डी पॉइंट हमारी इलास्टिक लिमिट के पास है. सो नेक्स्ट पॉइंट बताया था जो हमारा लोअर यील्ड पॉइंट है, द लोअर यील्ड पॉइंट डी, द लोअर यील्ड पॉइंट डी is very close to elastic limit, point B. तो D पॉइंट B के बराबर होता है. So hence for all practical purposes, yield stress is assumed equal to elastic stress. Yield stress is assumed to be equal to elastic stress. Is assumed to be equal to elastic stress. हम yield stress को किसके बराबर मान लेते हैं? Elastic stress के बराबर मान लेते हैं. Next volume change होता है यहाँ पे भी. So here also volume changes takes place. So we'll say in this region also, volume of the specimen increases. इस रीजन में भी वॉल्यूम बढ़ता है. और लास्ट पॉइंट था हमारा, तीनों पॉइंट को बराबर मान लो, तो डी बी के बराबर है, यील्ड स्ट्रेस आपकी इलास्टिक स्ट्रेस के बराबर है, बी ए के पास है, तो ए बी डी तीनों एक ही पॉइंट होते हैं. सो लास्ट वी कैन मेंशन, last point we can mention that all three कौन? So all three
proportional limit, elastic limit, lower yield point. लोअर यील्ड पॉइंट मतलब डी, लोअर यील्ड पॉइंट मतलब डी. So proportional limit, elastic limit, lower yield point are assumed to be same. Assumed to be same. ये हमारी कहानी खत्म हुई एडी रीजन की. तो ओए से लेके एडी रीजन तक हो गया. Noted? Previous slide. नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया. अगला रीजन कौन सा है हमारा? अगला रीजन आ गया यील्ड प्लेटू. चलो नेक्स्ट लिखते हैं नेकिंग के बारे में. नेकिंग ABC बड़ा लिखवाना पड़ता है इसके अंदर. नेक्स्ट हमारा रीजन DE. So region DE. Region DE, it is also termed as what? पहला पॉइंट तो इसका नाम लिख दिया. It is also termed as yield plateau. So it is also termed as yield plateau. Next point says once the yield stress is attained, material undergoes large deformation. Material undergoes large deformation with relatively small increase in load. Small increase in load applied. अब इस स्टेटमेंट को और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं. पीछे कर्व को ऑब्जर्व करो. डेलिबरेटली मैंने इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया है. तो यील्ड प्लेटो इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो आपको इस तरीके से दिखती. बिठा दूंगा बाद में मैं.
ये मेरी स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब है सेस में अभी भी इंक्रीमेंट है, पर वो इंक्रीमेंट क्या है, और वो इंक्रीमेंट क्या है, बहुत छोटा है। क्लियर है? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? तो वो ध्यान रखना, आप इसको मेंशन कर सकते हो, इट इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, अपने डायग्राम में लिख दो, मैंने आपको अलग से बता दिया है। चले आगे बढ़ते हैं। which is relatively small with a relatively small increase in the load applied. So with a relatively small increase in the load applied. अच्छा, ऐसा क्यों होता है? यील्डिंग किसकी वजह से हुई थी? यील्डिंग किसकी वजह से हुई थी? So this deformation is due to what? This deformation is caused due to, this deformation is caused due to slippage of material along the, slippage of the material along the oblique surface. ओब्लिक सरफेस बोले तो 45 डिग्री का एंगल है, अभी इसको कैलकुलेट करेंगे आगे। So this deformation is caused due to slippage of the material along the oblique surface, which is primarily due to what? Which is primarily due to, which is primarily due to shearing stresses. Which is primarily due to shearing stresses. Next, these deformations, these deformations are permanent and no change in volume is observed. No change in the volume of the specimen is observed in this region. ये इंक्रीमेंट यूनिफॉर्मली होगा? नहीं भैया, यूनिफॉर्मली नहीं होगा, यूनिफॉर्मली मानते हैं। डन? नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया। इसके बाद क्या है? स्ट्रेन हार्डनिंग और स्ट्रेन सॉफ्टनिंग है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, ये कौन सा नंबर था? सी। डी से ई पे आ गया, यानी ई से एफ पे जाना पड़ेगा। तो डी, फिर रीजन है हमारा, रीजन है हमारा ई एफ। सो रीजन इज ई एफ, ई एफ रीजन। क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, टेंशन वाली तो खत्म हुई। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। इसको स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोला जाता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। सो विल से आफ्टर अंडरगोइंग large deformation. So after undergoing large deformation, or you can say strain, crystalline structure, crystalline structure of the material, crystalline structure of the material
changes, of the material changes, resulting in the increased resistance, to the deformation. So resulting in the increased resistance to the deformation. So hence लोड की रिक्वायरमेंट क्या कर जाती है, बढ़ जाती है. So hence more load. अब लोड बढ़ जाएगा, एरिया आपने उतना का उतना ही ले रखा है कैलकुलेशन के अंदर, स्ट्रेस क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी. Hence more load is required. ध्यान रखना सारी कैलकुलेशन के लिए इसमें जो एरिया लिया हुआ है ओरिजिनल एरिया लिया हुआ है. एरिया चेंज हो रहा है पर कैलकुलेशन के लिए कौन सी एरिया ले रखी है, ओरिजिनल एरिया ले रखी है. So hence more load is required. More load is required to develop same strain in this region. Thereby this region is termed as strain hardening. इसलिए इस रीजन को स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन भी बोला जाता है. नेक्स्ट पॉइंट सेज this increase in stress takes place up to point F, termed as what? इसको क्या नाम दिया था हमने, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट. termed as ultimate stress point. ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है. Previous slide. नोटेड, नोट कर लिया. आखिरी रीजन क्या हमारी स्ट्रेन सॉफ्टनिंग की रीजन है, तो रीजन एफ जी. ए बी सी डी ई. सो रीजन क्या है हमारे पास, एफ जी. लास्ट रीजन खत्म भी कहानी, कंप्रेशन वाला भी कर लेंगे इसके बाद. सो रीजन एफ जी. आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस, डायमीटर कम हो जाता है. सो विल से आफ्टर पॉइंट एफ diameter of particular section of the specimen, diameter of particular section of the specimen
starts decreasing, termed as what? Necking. पीछे डायग्राम दिखा रखा है, रियल पिक्चर दिखा रखी है. Termed as necking. Due to what? Due to local instability. Due to local instability in the structure of the specimen. Due to local instability in the structure of the specimen. In the structure of the specimen. Due to local instability in the structure of the specimen. Next, after necking has begun, requirement of the load reduces. लोड की रिक्वायरमेंट कम हो गई, एरिया वही शुरू वाला ले रखा है, ओरिजिनल एरिया, जिसमें डायमीटर हमारी कितनी है, 0.5 इंच. लोड की रिक्वायरमेंट कम हो गई, यानी स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो आफ्टर नेकिंग हैज बिगन, रिक्वायरमेंट फॉर द लोड reduces for same deformation. Reduces for same deformation. Reduces for same deformation. For same deformation up to it finally ruptures. It finally ruptures at point G. Finally ruptures at point G. Termed as फ्रैक्चर पॉइंट. तो कितने सिग्निफिकेंट पॉइंट है हमारे पास? ए प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इलास्टिक लिमिट, सी अपर यील्ड पॉइंट, डी लोअर यील्ड पॉइंट. फिर हमारे पास है एफ अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और ये जी फ्रैक्चर पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट, रप्चर कहां पर होता है, कब कौन फेलियर बताना है. सो विल से रप्चर अकर्स along the cone shaped surface. पीछे रियल पिक्चर में दिखा दी थी आपको इसकी. एट एन एंगल ऑफ, ये चीज छूटी हुई है, कैलकुलेशन करनी है. एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with original surface. 45 degree with original surface of the specimen. Original surface of the specimen, which is also termed as cup cone failure. Which is also termed as cup cone failure. इसको cup cone failure भी बोलते हैं. Next point of reference. Next point says percentage reduction of area. Percentage reduction of area and fracture is approximately तो एरिया जो फ्रैक्चर होता है इसमें अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास निकल के आता है. तो जो नेकिंग है उसमें आपको एरिया का रिडक्शन कितना मिल जाएगा, 50% के आसपास मिल जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं रेट ऑफ स्ट्रेसिंग इज इन रेंज ऑफ 6 से 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर सेकेंड. तो फिर से एक टेक्निकल डेटा दे रखा है आपको. इस रीजन में जो रेट ऑफ स्ट्रेसिंग है उसकी रेंज कितनी होती है, 6 to 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर सेकेंड. तो रेट बता रखी है, तो इतना स्ट्रेस में चेंज निकल के आ रहा होता है. स्ट्रेस में चेंज कैसा है, डिक्रीजिंग है, यानी नेगेटिव चेंज है, यानी लोड की रिक्वायरमेंट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड इज रिड्यूसिंग. नेक्स्ट, last point of reference is that stress strain curve for a material.
तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड कर जाता है टेम्परेचर के ऊपर। अभी तो हमने बस क्या किया था, एरिया को कांस्टेंट बना के रखा था। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिमेन। टेम्परेचर बदलोगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व चेंज हो जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ लोडिंग। इट डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है। करेंगे, बीएमसी में आता है ये वाला पूरा टॉपिक, हाउ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील इज बीइंग कैरिड आउट। और फाइनली इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिमेन इज लोडेड। कितनी बार आपने स्पेसिमेन को लोड किया है। So it also depends upon number of times the specimen is loaded. रेट ऑफ लोडिंग कम कैसे। अब ये लोड की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, तो टाइम के साथ भी बता दिया ना, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन है। सेम डिफॉर्मेशन के लिए लोड की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। तो जो लोड की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है वो कैसे बताइए, वो टाइम के रिस्पेक्ट में बताइए ना आपको। तो पर सेकंड कितने लोड की रिक्वायरमेंट पर यूनिट एरिया कम हो रही है उसकी वैल्यू मेंशन्ड है। तो लोड कम क्यों हो रहा है वो तो बात खत्म कर ही दी थी। किस रेट से लोड की रिक्वायरमेंट कम हो रही है उसकी वैल्यू बताइए। तो स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन है ना हमारा, तो ये तो एक्सप्लेन कर ही दिया पीछे लोड की रिक्वायरमेंट क्यों कम हो रही है। ऑप्शन कम। ई पॉइंट का सिग्निफिकेंस जहां से हमारी स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट हुई है या यील्ड प्लेटो खत्म हुआ है। नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आपने स्पेसिमेन को लोड किया। जैसे एग्जांपल, पीछे एक डायग्राम भी आया हुआ था, ये रहा। मेंबर फेल थोड़ी ना हुआ है हमारा यहाँ पे। आपने हटा दिया लोड उसके ऊपर से, दोबारा से लोड अप्लाई करना चालू किया आपने, दोबारा से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगी, चेंज हो जाएगी इस बार। फिर से आपने उसको फेल नहीं कराया, हटा दिया, दोबारा से लोड अप्लाई कर रहे हो। तो कितनी बार आप मेंबर को लोड कर रहे हो। बैक, बैक लो है आपका। जल्दी नोट करो, आगे बढ़े फिर।
चलूं आगे, चले कंटिन्यू, आ जाओ वापस पीछे। हो गया, काफी टाइम दे दिया, लोग खुद भी नोट कर सकते हो, जो चीजें बताई हैं उसी को तो नोट किया, कोई नई चीज तो बताई नहीं है, साथ में आप खुद भी नोट कर सकते हो। चलो, अभी ये जो हमारी कर्व थी माइल्ड स्टील के लिए थी, और उसके ऊपर लोडिंग का नेचर कैसा था? इट वॉज टेंसाइल। अब हमें बात करनी है किसकी? अब हमें बात करनी है कंप्रेशन की। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंप्रेशन की बात करनी है। तो कंप्रेशन के लिए कर्व ये बनाऊं? नहीं, म्यूट पर, हाँ नहीं कर्व ही बनाऊंगा मैं, बस ये सोच रहा हूँ इसी को उठा के वहां कॉपी पेस्ट करूं जिससे टाइम बच जाए। तो इससे कुछ फायदा हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, नहीं तो फिर दोबारा तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। नहीं काम बनेगा। चलो कोई बात नहीं, खुद ही बनाना पड़ेगा। पीछे नंबरिंग कैसे डाली थी इसकी? कोई टाइम नहीं बचता इससे। केस 1 बोला है उसे, केस 2 ले जाओ अब। सो केस 1 केस 2। अब माइल्ड सील किसके अंदर है? तो मटेरियल हमारी डक्टाइल है अभी भी, पर वो किसके अंदर आ गई है? कंप्रेशन के अंदर आ गई है। सो माइल्ड सील इज इन कंप्रेशन। मशीन कौन सी यूज करोगे? सेम वही मशीन यूज होगी जो पीछे यूज कर रखी है। जो कर्व निकल के आता है एग्जैक्टली मिरर इमेज निकल के आता है। तो जैसी कर्व आपकी टेंशन में निकल के आई है माइल्ड स्टील के लिए, वैसी कर्व आपकी किस में निकल के आती है? कंप्रेशन में निकल के आती है। ये बात वैलिड तब तक है जब आपकी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कंपेरेटिवली क्या है? कम है। पर अगर आपने स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ा दी तब ये डेविएट करने लग जाता है, देन इट स्टार्ट्स डेविएटिंग, तो उस समय आपको डेविएशन मिल जाएगी। हाउएवर जब आप कंप्रेशन करोगे कोई नेकिंग नहीं मिलेगी, समझ में आता है? पीछे आप टेंशन दे रहे थे, एक्सटेंशन हो रही थी इसलिए नेक रीजन बनी थी, डायमीटर रिड्यूस हो रहा था। पर कंप्रेशन के अंदर क्या होगा? कंप्रेशन के अंदर कोई नेकिंग रीजन नहीं होगा, देयर विल बी नो नेकिंग रीजन विच विल बी ऑब्जर्व्ड। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो सेम निकल के आती है, इट कम्स आउट टू बी सेम। जो इनिशियल पोर्शन की स्लोप है, यानी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो सेम निकल के आती है। यानी एक कंक्लूजन और आया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन एंड कंप्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली सेम। अप्रोक्सीमेटली सेम है, हम तो सेम बना के चल देंगे आगे, विल कंसीडर टू बी सेम। एक डिफरेंस बस ये निकल के आता है कि यहाँ पे क्या नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पर कोई नेकिंग नहीं मिलेगी। नेकिंग कहाँ पाई जाती है? वेयर यू ऑब्जर्व द नेकिंग? लास्ट वाला रीजन था हमारा, अभी करके आए थे हम, रीजन एफ जी के अंदर। तो कोई नेकिंग नहीं होती यहाँ पे, सो हियर नो नेकिंग विल बी ऑब्जर्व्ड। अब इस बात को एनालाइज करने के लिए, टू एनालाइज दिस पॉइंट, चेक दी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास? स्ट्रेस है। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास? स्ट्रेन है। पॉजिटिव है। वाई एक्सिस पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस ये नेगेटिव है, फिर वाई एक्सिस ये नेगेटिव है, फिर एक्स एक्सिस। जरा चेक करो, अगर मैं एक्सटेंशन को पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो मेरी कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाएगी? यहीं पे बनाया था आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंशन के लिए, दोबारा बना के दे देता हूँ। तो हमारी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थी ये निकल के आई थी, दिस वाज दी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन टेंशन। तो टेंशन में मटेरियल हमारा क्या कर रहा था? एक्सटेंड कर रहा था।
मटेरियल में जो एक्सटेंशन निकल के आई थी उसको आपने पॉजिटिव बोल दिया, सो दैट वाज टर्म्ड एज पॉजिटिव। तो अगर वो पॉजिटिव है तो फिर मेरी कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी? सो दिस वाज योर कर्व इंटेंशन, तो हम बोल देंगे दिस इज इंटेंशन। कंप्रेशन में हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा ही बनता है। अब एग्जैक्टली ऐसा ही बनता है और मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी सेम निकल के आती है, इसका मतलब ये लाइन आप एक्सटेंड कर दो। और इस बार स्ट्रेन कैसी आ गई है? पर इस बार स्ट्रेन कैसी आ गई है? नेगेटिव हो गई है। अब नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि सही में नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव बस ये बता रहा है कि भैया कॉन्ट्रैक्शन है। पिछली बार क्या हो रहा था? एक्सटेंशन हो रहा था। इन द प्रीवियस केस इट वाज एक्सटेंशन। सो दिस इज द कर्व दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। ये हमारी कर्व है। कौन सा रीजन नहीं है? विच रीजन इज नॉट ऑब्जर्व्ड? भैया नेकिंग नहीं है। हमने बोला स्लोप बराबर है या अप्रोक्सीमेटली बराबर है, यानी मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या है? सेम है। ये हम बोलेंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व इन कंप्रेशन। ये कंप्रेशन में है। क्योंकि मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी सेम है तो थीटा किसके बराबर होगा? फाई के बराबर होगा। सो अवर थीटा विल बी इक्वल टू फाई। सो थीटा फाई के बराबर है, which is the slope of this curve, which is equal to modulus of velocity। क्या कंक्लूजन मिला? modulus of velocity in tension is equal to modulus of velocity in compression। जो modulus of velocity tension में है, वही compression में मिलेगी आप। नोट करो, फटाफट आगे बढ़े। नोटेड? बना लिया डायग्राम? डायग्राम बना लिया तो मेंशन कर लो, तो मेंशन कर लो। So we'll say if mild steel is subjected to mild steel is subjected to mild steel is subjected to compressive load instead of tensile loading. Instead of tensile loading, the stress strain curve the stress strain curve is essentially the stress strain curve is essentially same the stress strain curve is essentially same through its initial portion through its initial portion through its initial portion ब्रैकेट में डाल दिया स्ट्रेट लाइन पोर्शन, followed by followed by followed by beginning of portion followed by beginning of portion followed by beginning of portion corresponding to the yield and strain hardening। तो यहां तक तो सब कुछ सेम मिलता है।
स्ट्रेन हार्डनिंग। ये छोटे वैल्यू ऑफ स्ट्रेन के लिए है, अगर स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ा दोगे ये रिलेशनशिप नहीं मिलेगी। सो हाउएवर फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन दिस कर्व डेविएट्स, दिस कर्व डेविएट्स, इसमें डेविएशन मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कोई नेकिंग नहीं होती। So next point says here no necking. Here no necking is observed in compression. कोई नेकिंग नहीं मिलेगी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, तो स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व in initial straight, slope of the curve in initial straight line portion, initial straight line portion is observed to be same, is observed to be same. So slope of the curve in the initial straight line portion is observed to be same for both tension and compression, observed to be same for both tension and compression. टेंशन एंड कंप्रेशन क्या सिग्निफिकेंस है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, पीछे डायग्राम में मार्क करके दे रखा है, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम in tension and compression. Modulus of elasticity is same in tension and compression. हमारी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सेम होगी टेंशन के अंदर भी और कंप्रेशन के अंदर भी। Noted? Previous slide अभी भी लो, previous slide done. तो ये तो हमने बात करी माइल्ड स्टील के लिए, अब बाकी मटेरियल के लिए भी कर्व मेंशन कर देते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। So again a very popular problem for different materials. तो रेफरेंस हमारा माइल्ड स्टील था जिसके लिए एनालिसिस करी थी। अब बाकी मटेरियल को अगर कंपेयर करोगे तो क्या निकल के आएगी? सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस वापस रिपीट कर रहा हूँ, डायग्राम स्केल पे नहीं है, डायग्राम इज नॉट ऑन दी स्केल। कोई सा भी डायग्राम जो आपके सामने आएगा कहीं पर भी स्केल पे नहीं हो सकता वो। वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है। रेफरेंस हमारी क्या थी? रेफरेंस थी हमारी माइल्ड स्टील, उसको मैंने येलो कलर से बना दिया सबसे पहले, बाकी सब इसके बाद में बनाते रहेंगे।
ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसको हमेशा इंक्लिनेशन पे दिखाया मैंने, 3-4 बार बना दिया अब तो ये। सो दिस इज द कर्व फॉर माइल्ड स्टील, ये कर्व हमारा माइल्ड स्टील के लिए है। सो दिस इज द कर्व फॉर माइल्ड स्टील। अब एक एक करके बाकी सबके लिए बनाते हैं। ए और बी पॉइंट का सिग्निफिकेंस वही है जो पीछे बताया था। ए पॉइंट कौन सी थी हमारी, प्रोपोर्शनल लिमिट थी, बी पॉइंट हमारी क्या थी, इलास्टिक लिमिट थी। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर रबर। और खूब सारी प्रॉपर्टी इन कर्व की मदद से निकल के आ जाएंगी। तो येलो तो मैंने यूज कर लिया। बस रेड बचा हुआ है। मटेरियल, चलो कोई नहीं, एक कलर रिपीट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एल्यूमिनियम, सो दीज आर दी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल। ये हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हैं अलग अलग मटेरियल के लिए। बहुत सारी चीजें तो यहीं से निकल के आ जाएंगी, अभी नोट करो फिर डिस्कस करते हैं एक एक नोट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की जो इनिशियल पोर्शन की स्लोप है वो हमें क्या बताती है, इट इंडिकेट्स व्हाट, इट इंडिकेट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंपेयर हो गई है यहाँ पे, तो कंपेयर करवाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी तो नहीं बताया, वो भी आगे करेंगे, बट इन जनरल वो स्ट्रेंथ का रिप्रेजेंटेटिव होता है। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ से मटेरियल की स्ट्रेंथ भी आ गई। तो पूछेगा कौन सा मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कौन बताएगी, ये कर्व बताएगी हमें। फ्रॉम हियर ओनली सेवरल रेफरेंसेस कैन बी ड्रॉन, यहीं से बहुत सारे रेफरेंस निकालेंगे अभी। नोट करो फटाफट आगे चले। नोटेड, नोटेड, नोटेड तो मेंशन करो। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इज 2.1 इंटू 10⁵ MPa। ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माइल्ड स्टील की, इसके अंदर टेंशन के अंदर भी यही है, कंप्रेशन के अंदर भी यही है, वो चीज हमने पीछे डिस्कस कर ली है। अब अगर आप निकालोगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एल्यूमिनियम, सो इट कम्स आउट टू बी 1/2 to 1/3 टाइम्स। तो इसका मतलब 50% से लेकर 33% हो गया, किसके कंपैरिजन में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में।
चेक करके देख लो स्लोप की वैल्यू क्या है, छोटी है, द वैल्यू ऑफ द स्लोप इज स्मॉलर। देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कास्ट आयरन approximately 1/3 times of modulus of elasticity of mild steel, और माइल्ड स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऊपर मेंशन्ड है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये सारे मटेरियल यूज होते हैं, ऑल दीज मटेरियल्स आर यूज्ड, is 1/10 to 1/20th time of modulus of elasticity of mild steel. रेंज इसलिए क्योंकि ये डिपेंड कर जाता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट आल्सो, कौन सी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारी। चेक करो, ये जो भी ब्रिटल मटेरियल है हमारे, वट एवर ब्रिटल मटेरियल्स आर बीइंग शोन टू यू, इन सारे ब्रिटल मटेरियल के लिए आपको प्लास्टिक स्ट्रेन कितनी मिल रही है, जितने भी ब्रिटल मटेरियल है इन सबके लिए प्लास्टिक स्ट्रेन कितनी मिल रही है आपको, नेग्लिजिबल, कोई प्लास्टिक स्ट्रेन नहीं है इनकी। तो पोस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है इनके लिए, पोस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है इनके लिए, बहुत ही कम होती है। क्लियर है, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, तो ये चीज हमें यहां से दिख रही है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आउट ऑफ माइल्ड स्टील एंड रबर विच इज मोर इलास्टिक, माइल्ड स्टील और रबर में से कौन ज्यादा इलास्टिक है, माइल्ड स्टील ज्यादा इलास्टिक, अभी भी रबड़ बता रहे हैं, मुझे कर्व बना दिया, यही सवाल पूछेगा कौन ज्यादा इलास्टिक है, लिख तो दिया पीछे स्लोप है, तो माइल्ड स्टील के कर्व की जो स्लोप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रबड़ की स्लोप से क्या है, ज्यादा है, तो माइल्ड स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है इन कंपैरिजन टू रबर। तो इलास्टिसिटी हमें कौन बताती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताती है। रबर नॉन इलास्टिक मटेरियल है, रबर हमारा नॉन इलास्टिक मटेरियल है। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट व्हाट अबाउट द ब्रिटलनेस, चेक करो रबर कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। देखो बी पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, नो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, कोई पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन नहीं है, ए और बी दिखा रखा है आपको। तो बी पॉइंट क्या था मेरा, इलास्टिक पॉइंट ही तो था, और वही रप्चर पॉइंट है यहाँ पे, सेम इज रप्चर पॉइंट, तो कोई आपको प्लास्टिक स्ट्रेन नहीं मिलेगी यहाँ पे, देयर इज नो प्लास्टिक स्ट्रेन। तो ये एक ब्रिटल मटेरियल होता है। क्लियर है, मेंशन कर दो ये सारी बातें। सो वी कैन से फॉर ब्रिटल मटेरियल स्मॉल और नो प्लास्टिक और पोस्ट इलास्टिक। अब एक ही चीज को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, परेशान मत हो जाना। तो स्मॉल बोल दो, नो बोल दो, प्लास्टिक बोल दो, या क्या बोल दो, पोस्ट इलास्टिक बोल दो, और पोस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और पोस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन अकर्स। So for brittle material, small or no plastic or post-elastic deformation occurs. And the material failure, and the material failure is very near to, material failure is very near to linear elastic range. मटेरियल का फेलियर होता है, इट इज वेरी नियर टू लीनियर इलास्टिक रेंज। ये ब्रिटल मटेरियल की प्रॉपर्टी बता दी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट जानकारी लिखी, माइल्ड स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। So all these are significant points which are asked directly. So it is more elastic than rubber. So modulus of elasticity of mild steel is more than modulus of elasticity of rubber. रबड़ कैसा मटेरियल है, नॉन इलास्टिक मटेरियल है। So it is non-elastic material.
Next, you can say rubber is brittle material. Brittle material. As its post-elastic strain is negligible. Strain is very small. नेग्लिजिबल लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, तो वेरी स्मॉल लिख दिया. ऑल दी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आर मेंशन्ड. सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स मेंशन कर दिए. कॉक क्या होता है? चलो, कॉक क्या होता है मैं बताता हूँ, आप बताओ स्टील क्या होता है. आपने इन सब में से ये पूछा कि कॉक क्या होता है, इसको तो मैं बता ही दूंगा आपको. आप बताओ स्टील क्या होता है. हाँ, चले गया. व्हाट इज स्टील? गायब हो गया. अच्छा, बस यही जानना था. तो मैंने आपसे ये सवाल बस इसलिए पूछा ताकि आप, मेरे को पता चले कि आप जानना क्या चाहते हो. तो स्टील के लिए आपने बोला ये मेटल होता है, तो कॉर्क नॉन मेटल होता है. बस यही तो मैंने आपसे सवाल पूछ के बस ये जानने की कोशिश करी थी कि आप क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे. जब मैंने आपसे पूछा स्टील क्या होता है, आपने बोला मेटल होता है, तो वो कॉक मेटल नहीं होता है. नेक्स्ट स्लाइड. नोट कर लिया सबने? हाई कार्बन स्टील की ई, मतलब सब कुछ बताने के बाद भी भैया ई कौन बताता है यहाँ पे. तो यहीं से समझ में आता है कि एक बात पल्ले नहीं पड़ती. वे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन बता रहा है? एक बार शुरू में बताई कि स्ट्रेस स्ट्रेन की जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो हमारे कर्व की स्लोप है. दूसरी बार ये बताया कि भैया ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो स्लोप होती है. इनिशियल पोर्शन ऑफ द कर्व विल इंडिकेट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. फिर यहाँ पर आए, दो कर्व बना के दिखाई, एक पीली वाली कर्व माइल्ड स्टील के लिए और सफेद वाली कर्व हाई कार्बन स्टील के लिए. और सवाल ये आ रहा है सर हाई कार्बन स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता दो. अब यहीं से पता चल गया भाई, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी. अरे भैया पैरेलल बना के दिखाइए ना, तो स्लोप दोनों के बराबर है, इसलिए जानबूझ करके पैरेलल बना के दिखाइए. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के इनिशियल पोर्शन कर्व की जो स्लोप है वो आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताती है. अगर मैं दो कर्व ये बना के दे रहा हूं आपको, इन दोनों कर्व की स्लोप निकाली, वो मुझे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताएगा. बोलेगा, ये बोल रहा है सर ये इसकी स्लोप इसके कंपैरिजन में कितनी है, दोनों लाइनें पैरेलल है और दोनों की स्लोप का कंपैरिजन करके बता दो सर मुझे. तो भैया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो बहुत दूर की बात है फिर, जब मुझे यही चीजें नहीं समझ में आती. तो हाई कार्बन स्टील की जो इनिशियल पोर्शन है उसको दिखाया है और माइल्ड स्टील पोर्शन को दिखा रखा है, जानबूझ करके दोनों कर पैरेलल बनाई है.
फिर उसके बाद बोल रहे सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता दो क्या है उसके कंपैरिजन में, या सेम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये मैंने अजम्पशन ले ली थी कि भैया कम से कम इतनी चीज तो बता ही देंगे खुद ही। चलिए बाकी अब कल करते हैं। अभी दो कर्व और बचे हुए हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज चालू। चलिए ठीक है।